रिमूव हो गया और 43 की एज में एक रोड एक्सीडेंट में मेरे राइट टांग के अंदर रॉड डले। मैं 1.5-2 साल तक बिस्तर पे रही और 2 साल बिस्तर पर रहने के बाद डेक्सा स्कैन करवाया गया तो पता चला कि मेरा ऑस्टियोपोरोसिस लेवल -4.6 और इसीलिए हड्डी जुड़ ही नहीं रही थी। मैंने वॉकर से चलना शुरू किया, बैसाखियों से चलना शुरू किया और धीरे धीरे स्टिक से चलना शुरू किया और मैं कई साल स्टिक के साथ चली। मेरे कमर पर बेल्ट और गर्दन में सर्वाइकल का पट्टा हमेशा होता था। कुछ सालों के बाद अराउंड 49 की एज में मुझे ट्यूमर डायग्नोस हुआ जो कि कैंसर था और मैंने इसका ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी से करना सही समझा, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि दवाइयाँ बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देती हैं और मुझे डाइट पर, नेचुरोपैथी पर बहुत विश्वास था। 9 महीने लगे और 9 महीने के अंदर मैंने अपने आप को क्योर कर लिया, लेकिन शायद मैंने उसे सिर्फ एक ट्रीटमेंट समझा। आई वॉज नॉट दैट मच मेच्योर्ड। मैंने उसे एक ट्रीटमेंट समझा और ठीक होने के बाद मैंने वापस अपनी उसी स्टाइल में डाइट शुरू कर दी जैसा कि मैं पहले ले। ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। एट एज ऑफ 52 मुझे पता लगा कि मेरा ऑस्टियोपोरोसिस -5.8 हो चुका है और बार बार मेरे फ्रैक्चर्स रेगुलर हो रहे थे। कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले एक्चुअली, मुझे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की एक वीडियो सुनने को मिली और जिससे इंस्पायर होकर मैंने DIP डाइट फॉलो की और उसके बाद मेरा ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपिनिया में बदल गया। -5.8 ऑस्टियोपोरोसिस अब -1.9 ऑस्टियोपिनिया है। मैं रोज 6 किलोमीटर जॉगिंग करती हूँ, ऑल्टरनेट मंथ मैराथन भागती हूँ एंड आई एम द हेल्दीएस्ट पर्सन ऑफ माई एज। अपनी पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से देखूँ तो मैं ये कह सकती हूँ। तो मुझे नेचुरोपैथी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है और ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अब हम इस टॉपिक पे शुरू करने लगे हैं। बट एक बात मैं कहना चाहूँगी कि समटाइम्स ओनली चेंज यू नीड टू सी द लाइट ऑफ लाइफ। आपको हो सकता है कि आपका हर सिचुएशन पे लाइफ पे कंट्रोल ना हो, लेकिन उस सिचुएशन में आपको एक्ट कैसे करना है ये हमेशा आपके अपने हाथ में होता है। सिमी जी, आपने बताया कि कैसे आपने आपका कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस नेचुरोपैथी से ठीक किया। मेरा भी कुछ ऐसा ही केस रहा है। बचपन में मुझे अस्थमा अटैक आया करते थे। बहुत इलाज करवाया, किसी से कुछ असर नहीं हुआ। फिर लास्ट में जाकर मेरे पेरेंट्स मुझे नेचुरोपैथी सेंटर लेकर गए। वहां पर कुछ दिन ट्रीटमेंट करवाया। अब ये बात 15 साल पहले की है जब मैंने नेचुरोपैथी सेंटर में जाकर ट्रीटमेंट करवाया और आज का दिन है। मुझे इसके बाद एक भी अस्थमा अटैक नहीं आया है। तो विश्वास तो पूरा है कि नेचुरोपैथी से बीमारियां ठीक होती है। तो जैसे आपने कहा कैंसर ठीक हुआ, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हुआ, एस्थमा ठीक हुआ, तो ये सब चीजें तो नेचुरोपैथी ठीक करती है। तो बाद में बात करेंगे कि हम कोविड कैसे ठीक कर सकते हैं नेचुरोपैथी से। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं आपसे कि बीमारियां कोई भी होती है तो उसके पीछे कारण क्या होता है। What are the different causes of disease? एक्चुअली हमें एक आदत है शुरू से कि हर बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास जाने की बात करते हैं। पर क्या आपने कभी किसी डॉक्टर के पास जाकर जब बीपी की दवाई या डायबिटीज की दवाई या थायराइड की दवाई लेनी शुरू की तो क्या कभी आपने उसको ठीक होते देखा कि आपका बीपी ठीक हो गया हो और आपने उसकी दवाई बंद कर दी? ऐसा कभी नहीं होता। यू हैव टू लिव विद इट। एक्चुअली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उस डिजीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और आप वहां जाकर सिर्फ उससे होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के लिए खुद को तैयार करते हैं कि अब आगे आपको कोलेस्ट्रॉल ना हो जाए, हार्ट इशू ना हो जाए, इंसोम्निया ना हो जाए। इन सब बातों के लिए प्रिपेयर करते हैं और धीरे धीरे आपकी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर मेडिसिन बढ़ती चली जाती है। बट नेचुरोपैथी से मैंने ठीक होते देखा है, मैंने खुद को ठीक होते देखा है, कैंसर ठीक होते देखा है, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक होते देखा है, बीपी और शुगर बहुत ही रेगुलर तरीके से ठीक होते देखी। तो अब बात आ रही है कि हमारा कॉजेस ऑफ डिजीज क्या है। एक्चुअली क्या है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप एक बात बताइए कि आप बीपी की दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन क्या आप बीपी होने का कारण जानते हैं और उस कारण की तरफ आपने ध्यान दिया है? आपने अपनी डाइट
आपने अपने विचार बदले, आपने अपना एक्सरसाइज रूटीन बदला नहीं। आपकी सोच गलत थी, खान पान गलत था, एक्सरसाइज की कमी थी, और आप सिर्फ मेडिसिन के आधार पर सोचते हैं कि आप ठीक हो। इनफैक्ट प्रॉब्लम यही है कि हम कहते हैं डॉक्टर को कि काढ़ा दे दो, यही सबसे ज्यादा बड़ी मुश्किल आती है। Medicines are actually designed to suppress the disease. They are symptomatic treatments. वो आपके सिम्टम को ठीक कर सकती हैं, रूट कॉज को नहीं। चलो एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं कि व्हाट आर द ट्रू कॉजेज ऑफ डिजीज। मान लीजिए कि आप एक एप्पल खाते हैं, और वो एप्पल जो है आप जब खाते हैं वो आपके बॉडी के अंदर डाइजेशन जाता है, डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है, और उसके बाद जो न्यूट्रिएंट जहाँ जाना है वहाँ जाने के बाद वो एक्सक्रीट होता है बॉडी से 4 रास्तों से। जब वो स्टूल के तरफ से एक्सक्रीट होता है तो इट मीन्स कि वो आपकी इंटेस्टाइन उसको बाहर फेंक रही है। जब यूरिन के रास्ते बाहर आता है तो किडनी क्लीन हो रही होती है। जब स्वेट के रास्ते बाहर आता है तो स्किन क्लीन हो रही होती है। और जब सांसों के रास्ते बाहर आता है तब आपकी लंग्स क्लीन हो रही होती है। इसका मतलब कि ये सारे पैसेजेस हैं जो अपने आप धीरे धीरे क्लीन होते हैं। इनमें से अगर एक भी पैसेज ब्लॉक हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम, आपको इश्यूज आ जाते हैं। आप कहते हैं ब्लड प्रेशर, पर मैं कहती हूँ ये फूड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर नहीं। फूड प्रेशर है, आपकी फूड के अंदर इतना टॉक्सिक था, इतना टॉक्सिन्स थे कि इसके कारण आपके अंदर ब्लॉकेजेस आई, आपका ब्लड थिक हुआ, उसका अंदर लाइनिंग्स, इंटेस्टाइन लाइनिंग के अंदर, आर्टरीज के अंदर जमना शुरू हो गया सब कोलेस्ट्रॉल वगैरह, और इसके कारण आपके अंदर डिजीजेस आने शुरू हो गए। आपका हेयर फॉल होता है तो कारण क्या होता है? ब्लड थिक हो गया, आपके ब्लड जो है बालों तक नहीं पहुंच रहा, उसकी रूट्स तक नहीं पहुंच रहा, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन आती है। तो क्या कारण है? कि अंदर कहीं प्रॉब्लम है, इसी वजह से, बिकॉज फेस आपकी बॉडी का, आपके माइंड का इंडेक्स है। डॉक्टर सेबी की एक बहुत अच्छी लाइन है कि किडनी, हैंड्स और लेग्स आपके बॉडी का हिस्सा है। आप किडनी को, हाथों को, सर्वाइकल को, बैक को ठीक नहीं कर सकते जब तक आपकी बॉडी ठीक ना हो, आप हेल्दी ना हो। इसके लिए आपको जब क्योर करना है तो आपको कंप्लीट क्योर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिमी जी, इन शॉर्ट कह सकते हैं कि accumulation of toxins in the body due to blockage is the cause of any disease. So now when we know the cause of disease, अब कोई बीमारी से बचने के लिए या फिर उससे लड़ने के लिए क्या हम घर पे बंद हो जाएं? वो तो सोल्यूशन नहीं है डेफिनेटली। और सोल्यूशन आपने जैसे बताया, एक इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होना हमारा सोल्यूशन है। सो आप प्लीज बताइए, व्हाट डू वी मीन बाय स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी एंड व्हाट कैन बी वेरियस इम्यूनिटी बूस्टर्स? हाँ, ठीक है। मैं इस बारे में बात करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि उन सबके हाथ में कॉपी पेंसिल होना चाहिए, बिकॉज आपकी कितनी इम्यूनिटी है ये आपने खुद देखना है। मैं आपको तरीका बता रही हूँ, यू हैव टू चेक कि आपकी कितनी इम्यूनिटी है। एक्चुअली कोई ब्लड टेस्ट आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी इम्यूनिटी लेवल कितना है। पहला रीजन जो मैंने अभी बताया, सेम दोबारा बताऊंगी कि क्या आपका पेट रोज साफ होता है? इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ इम्यूनिटी। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पास 2 डस्टबिन है, एक डस्टबिन भरा हुआ है और एक खाली है, तो किसके अंदर वायरस ज्यादा आएगा? किसके अंदर कीड़े मकोड़े और मच्छर ज्यादा आएंगे? जो भरा होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटी सी बात मैं और बताना चाहूंगी। मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग में रहते हैं और उस बिल्डिंग में 3 घर हैं, उसमें एक घर आपका है। आप सबका डस्टबिन साफ करके कूड़ा फेंकने वाला जो गार्बेज मैन है वो 1 महीने के लिए छुट्टी पे चला जाता है, और वो आपको ये कहता है कि 1 महीने के बाद मैं आऊँगा। 1 हफ्ते के बाद आप तीनों लोग मिलते हैं तो आपस में बात करते हैं। एक बोलता है कि मेरे घर में चूहे बहुत हो गए हैं, दूसरा बोलता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा है, और तीसरा कहता है कि स्मेल बहुत ज़्यादा है। आप तीनों मिलकर मार्केट जाते हैं इसका इलाज ढूंढने के लिए। एक इंसान डिओड्रेंट खरीदता है, दूसरा मॉस्किटो रिपेलेंट खरीदता है, और तीसरा रैट रिपेलेंट खरीदता है। इतनी सारी शॉपिंग करके जब आप वापस आते हैं तो रास्ते में चौथा आदमी मिलता है जो बोलता है कि ये सब लेकर कहाँ जा रहे हो? तो आप उनको बताते हैं कि ये हुआ है, तो वो बड़ा हैरान होकर सिंपल सी एक बात कहता है कि इससे अच्छा ये नहीं होता कि आप डस्टबिन साफ कर लेते?
आप डस्टबिन का कूड़ा बाहर फेंक आते। इतना पैसा खर्च करने की या इतनी कोशिश करने की, इतनी मेहनत करने की और इतनी तकलीफ में रहने की ज़रूरत क्या थी? एक्चुअली यही हम कर रहे हैं। हमें अपना पेट साफ करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर पेट साफ होगा तो ब्लॉकेज नहीं होगी, ब्लॉकेज नहीं होगी तो बीमारी नहीं होगी। ये सब रूट कॉज है। तो फर्स्ट एंड अटमोस्ट सिम्टम है कि क्या आपका पेट रोज साफ होता है। अगर हाँ तो आपका इम्यूनिटी लेवल ठीक है, अगर नहीं तो उस पर क्रॉस लगाइए। अगला है कि क्या आपका वजन ज़्यादा है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं, जिसका ज़्यादा होता है उसे पता होता है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो इसका मतलब बॉडी में टॉक्सिन्स डिपॉजिट हैं। अगर डिपॉजिट हैं तो बीमारी होगी। थर्ड है क्लियर स्किन। क्या आपकी स्किन क्लियर है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ बॉडी एंड माइंड। आपके अंदर जो भी इशू है वो आपके फेस पर नजर आएगा। कोई भी क्रीम, कुछ भी आपके फेस की किसी भी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपकी बॉडी के अंदर से क्रिएट हो रही है, बाहर से नहीं। कोई शैम्पू आपका बाल झड़ना नहीं रोक सकता, कोई मेडिसिन, कोई सिरम आपका बाल ठीक नहीं कर सकती अगर आपके अंदर टॉक्सिन्स डिपॉजिट। नंबर 4, जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आपका मन करता है कि 5 मिनट और सो जाएं? क्या आप एनर्जी से भरे होते हैं? क्या आप 1 मिनट में उठकर खड़े होना चाहते हैं? अगर हाँ तो आपका इम्यूनिटी लेवल अच्छा है। फिफ्थ कारण है तेज भूख ना लगना। हम सारा दिन खाते रहते हैं, तेज भूख का अनुभव हम में से किसी को होता ही नहीं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। तेज भूख लगना हम भूल चुके हैं। अगर आपको दिन में 2 बार तेज भूख लगती है तो आपका इम्यूनिटी लेवल सच में अच्छा है। इसके बाद है नो पेन। अगर आपकी बॉडी में पेन है, यानी आपका शरीर पुकार रहा है कि मैं टॉक्सिन से भरा हुआ हूँ, मुझे खाली करो, तो आपका इम्यूनिटी लेवल लो है। और अगर आपको बॉडी में कहीं दर्द नहीं है, और कम से कम जितना कम दर्द है, आपका इम्यूनिटी लेवल उतना ही अच्छा है। एंड 8th, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपीरियंस पॉजिटिव थॉट्स। आप खुश रहते हैं या दुखी, ये सब आपके ऊपर के 7 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो अब आपने चेक कर लिया कि आपका इम्यूनिटी लेवल कितना है। तो इसके 3 छोटे से कारण बता रही हूँ, तरीके बता रही हूँ, जिनसे आप ऊपर के 8 लेवल्स को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है उपवास, फास्टिंग। हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में पाने वाली, आपको मैं भूखा नहीं रखूंगी। आपको एक्चुअली उपवास क्या करता है, आपको आपके इम्यून सिस्टम को रीजाहत देनी। आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है हफ्ते में 2 बार। 2 बार से मतलब ये है कि आपको पूरा दिन भूखा नहीं रखना। आपको शाम को 6 बजे से खाना खा लेना है और सुबह का ब्रेकफास्ट आप 10 बजे के बाद करेंगे। ये 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग सफिशिएंट टाइम दे देगी आपके सिस्टम को हील करने के लिए। दवाइयाँ सिम्टोमेटिक अफेक्ट हैं, लेकिन आपको ठीक आपका अपना शरीर करता है, इस बात को मान लीजिए। आप देखिए ना, फ्रैक्चर का मुझे तो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। जब फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर लगाया जाता है। प्लास्टर में कोई दवाई होती है क्या? नहीं। फिर प्लास्टर आपकी हड्डी को कैसे ठीक कर देता है? आपकी हड्डी को खुद ठीक करती है। आप हाथ कट जाता है, खुद ठीक हो। ये आपकी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है। लिवर का अगर ऑपरेट किया जाता है, लिवर का एक पार्ट काट दिया जाता है, तो भी लिवर वापस ग्रो कर लेता है। ये लिवर का, ये बॉडी का अपना प्रोसेस है। प्राण शक्ति सब कर सकती है। अगर वो हड्डी जोड़ सकती है तो आपकी ओवरी का सिस्ट भी, अगर वो कैंसर क्रिएट कर सकती है तो वो कैंसर को डिसॉल्व भी कर सकती है। हर बीमारी को वो खत्म कर सकती है। मेरे कैंसर को उसने ही खत्म किया। प्राण शक्ति पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगी।
कि चलो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। मैं ये बताना चाहूंगी कि जब आप सप्ताह में 2 बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, उस समय आपने फास्टिंग के दौरान अगर आपको भूख लगती है तो आप पानी पी सकते हैं या नारियल पानी पी सकते हैं, या सब्जियों में पेठा आता है, एक पेठा जो अंदर से सब पी सकते हैं। फास्टिंग पीरियड में आप इसके सिवा कुछ भी नहीं पी सकते। और वैसे भी घबराने की क्या बात है, 12 घंटे की फास्टिंग तो आप वैसे भी करते हैं। रात को 8 बजे अगर खाना खाते हैं तो सुबह 8 बजे तक तो आप कुछ वैसे भी नहीं खाते। अगर 16 घंटे ज्यादा लगे तो 14 घंटे से शुरू करिए, लेकिन धीरे धीरे उसे 16 घंटे लेके आइए। अगर आपके शरीर में बीमारी है, अगर आपको बीपी, थायराइड या शुगर या इस तरह की कोई भी बीमारी है, तो आपको 3 हफ्ते तक हर रोज इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। और अगर आप किसी मेन बीमारी के शिकार नहीं है तो पता कर रहे हैं तो दूसरा पॉइंट, अब आप जब 10 बजे खाएंगे तो आपने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेने हैं, फ्रूट्स एंड ओनली फ्रूट्स, नथिंग एल्स। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि फलों को डाइजेस्ट करना बहुत आसान होता है। 3 घंटे के अंदर आपके फल डाइजेस्ट हो जाते हैं। सब्जियां 6 से 8 घंटे में जाती हैं। पका हुआ खाना 16 से 18 घंटे में डाइजेस्ट होता है। दाल, चावल, रोटी भी 16 से 18 घंटे में डाइजेस्ट। और नॉन वेज आपको इतना पसंद है वो 72 घंटे में डाइजेस्ट। अब आप देखिए कि आप अपने सिस्टम को कितना रेस्ट दे सकते हैं उसको हील करने के लिए। फ्रूट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो इंटेस्टाइन में चिपकता नहीं है। आपको मालूम है कि बॉडी 70% पानी बनी, 70% वाटर, और आपको फ्रूट्स जो लेने हैं वो वाटर रिच फ्रूट लेने हैं जिनमें पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो। मॉर्निंग में अगर आप ऐसे फ्रूट लेते हैं तो आपका सिस्टम जो ऑलरेडी इंटरमिटेंट फास्टिंग से गुजर रहा है बहुत ही अच्छे से साफ होगा, आपका वेट कम होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप फुल ऑफ एनर्जी रहोगे, शरीर से दर्द कम होने लगेगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, यू विल बी हैप्पी। मेरा ख्याल है हम ऊपर के 8 पॉइंट्स को कवर कर पाएंगे इन 3 छोटे से टिप्स से। और आप अकेले मत करिएगा, अपनी फैमिली को साथ लेके करिए। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, हेलो, या ब्रेक आपने दिन में एक बार खाना है, या दोपहर में या रात में। और मान लीजिए मेरी बात को कि 3 महीने से 9 महीने के अंदर आपकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी अगर आप इस डाइट को प्रॉपर फॉलो करते हैं। ये एक बहुत अच्छी डाइट है जिसको डिटेल में मैं अभी आगे कवर करूंगी। अब है रूल्स कि आपको खाना क्या है। खाना वही खाना है जिसमें जीवन हो, क्योंकि यही आपके अंदर प्राणमय कोश बनेगा। कोई पैक्ड फूड नहीं। आप चावल तो वापस गेहूं नहीं उगेगा। आप मैगी को अगर दोबारा उगाएंगे तो उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। पैक्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव खाने की शेल्फ लाइफ तो जरूर बढ़ा देगा पर आपकी शेल्फ लाइफ कम कर देगा, इस बात को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है कि ईट होलसम फूड। माँ प्रकृति बहुत विशाल है, वो जो भी देती है बहुत सोच समझ कर देती है। प्रकृति ने आपको चीनी नहीं दी, खजूर और गन्ना दिया है। प्रकृति ने आपको चिप्स नहीं दिए, आलू दिए हैं। प्रकृति बैलेंस क्रिएट करती है, आप इम्बैलेंस करते हैं। प्रकृति ने नारियल का तेल नहीं दिया, नारियल दिया है, आप उसे खाएं। हमारे पूर्वजों ने शायद हर
तीज त्योहार में नारियल तोड़ने की एक सेरेमनी रखी, क्योंकि अगर वो ये कहते कि नारियल सेहत के लिए अच्छा है तो पता नहीं आप मानते कि नहीं मानते, पर हर तीज त्योहार में नारियल घर में आना शुरू हो गया, उसकी कंजम्पशन बढ़ गई, जिससे कि आप हेल्दी और हेल्दी होते चले गए। अब इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि आपको प्लांट फूड खाना है, एनिमल फूड नहीं खाना, कोई एनिमल फूड नहीं। कुछ ऐसे जरूर लोग होंगे जिनको बहुत प्रॉब्लम होगी कि नॉनवेज मना कर दिया और वो नॉनवेज नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसा है तो ऑफकोर्स नेचुरोपैथी के तो अगेंस्ट है, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दे देती हूँ कि जो लोग नॉनवेज नहीं छोड़ सकते वो एक छोटा सा थंब रूल फॉलो करें, वो नॉनवेज खाएं जिसके कम से कम पैर हो। जितने ज्यादा पैर उतना नुकसानदायक होगा नॉनवेज। यानी कि अगर आप बकरा खाते हैं 4 पैर तो वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, अगर आप चिकन खाते हैं 2 पैर तो वो थोड़ा सा कम नुकसान करेगा, और अगर आप फिश खाते हैं जिसका कोई पैर नहीं है वो शायद और कम नुकसान करेगा। और कोलेस्ट्रॉल भी इसी हिसाब से इनके अंदर कम होता चला जाता है जैसे जैसे इनके पैर कम हो जाते हैं। नॉनवेज टोटल अवॉइड कर सकें तो बेस्ट है, पर अगर आप खाना चाहते हैं तो इसी अनुसार खाइएगा। अब सबका प्रश्न ये होगा कि क्या दूध पी सकते हैं? नहीं, दूध बिल्कुल नहीं ले सकते। कहा जाता है नेचुरोपैथी में कि गाय का दूध सिर्फ बछड़े के लिए है, आपके लिए नहीं। दूध के ऊपर बहुत लंबा सेशन चल सकता है। जब कभी आप हमारे एनजीओ में आकर पूरा सेशन अटेंड करना चाहेंगे, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से आजकल दूध निकाला जाता है, किस तरह से उनको, गायों को, बछड़ों को स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन बातों को छोड़कर हम सिंपल बात करते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा सिंथेटिक दूध मिल रहा है। WHO की रिपोर्ट इंडिया के मिल्क क्वालिटी को चेक कर कर ये है कि 2025 तक 87% पॉपुलेशन को कैंसर होने के चांस है, बिकॉज दूध जो है वो इतना ज़्यादा इम्प्योर है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि दूध आप कम से कम लें। फिर भी जिसको दूध लेना है तो वो कौन ले सकता है वो मैं आपको बता दूं। आप बहुत एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट हैं, तो आप दूध ले सकते हैं। अगर आप 7 साल से छोटे बच्चे हैं तो आप दूध ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग दूध लेना चाहते हैं वो नारियल मिल्क लेंगे। नारियल मिल्क आजकल आप YouTube पे देखें तो इसकी रेसिपी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। घर पर नारियल मिल्क बनाएं। अगर नारियल मिल्क नहीं बना सकते तो कैश्यू मिल्क बनाएं, ग्राउंडनट मिल्क बनाएं, आलमंड मिल्क बनाएं। आप कोई भी दूध यूज कर सकते हैं इनमें से, लेकिन दूध ना लें। आई थिंक काफी कुछ क्लियर हुआ। हाँ बिल्कुल। सिमी जी, आपने एक वर्ड यूज किया, प्राण शक्ति। तो मैं अपनी ऑडियंस को बताती हूँ कि नेचुरोपैथी का वन ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल इज प्राण शक्ति, जिसको वाइटल फोर्स भी कहते हैं। वाइटल फोर्स। सो आपने बात करी थी पहले टॉक्सिन्स की, कि बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं। सो हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दोज टॉक्सिन्स? क्या वो टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं हम, और कैसे निकाल सकते हैं? कुछ भी बात करने से पहले मैं एक चीज अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि हर कोई यहाँ पर अपनी डिजीज के लिए बैठा है। हर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वेट लॉस के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कोविड डाइट के बारे में जानना चाहते हैं। हर लोग अपने अपने डिजीज के बारे में जानना चाहते हैं और बाकी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि बहुत ध्यान से सुने, बिकॉज जैसे कि मैंने अभी डॉक्टर सेबी की लाइन बोली कि किडनी, हाथ और पैर आपकी बॉडी से अलग नहीं है। आपको होलिस्टिक अप्रोच लेनी होगी, तभी आप पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। तो लेट्स कम टू द टॉपिक कि हाउ टू गेट रिड ऑफ द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। आपने सुना होगा कि पेट में कीड़े हो गए। किसी ने कीड़े खाए तो नहीं होंगे, वो कैसे हो गए? आपके अंदर ये जो डिपॉजिट, ये जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं, ये उसी के ऊपर कीड़े पैदा हो गए, आपकी बॉडी ने पैदा किए। आपको ब्लोटिंग होने लगती है, एसिडिटी होने लगती है, गैस्ट्राइटिस होने लगता है। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर लंबी लंबी उंगलियों की तरह की विलायें होती हैं। एक कुछ लंबी लंबी उंगलियों की तरह के एक निकले हुए होते हैं जो खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हमारी वॉल्स के ऊपर, इंटेस्टाइन की वॉल्स के ऊपर यही कोलेस्ट्रॉल, यही गंदगी और यही डिपॉजिट जमा होगा तो वो इसी को एब्जॉर्ब करेंगे
और अगर वो इसको एब्जॉर्ब कर फेस की तरफ भेजेंगे तो फेस पर पिगमेंटेशन शुरू हो जाएगी। अगर वो किडनी की तरफ भेजेंगे तो स्टोन पैदा हो जाएगी। अगर वो ओवरीज की तरफ भेजेंगे तो सिस्ट पैदा होगा। अगर वो एयरवेज में भेजेंगे तो अस्थमा पैदा होगा। और अगर वो आर्टरी में भेजेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। यानी कि पेट्रोल में अगर गाड़ी में डलने से चलती है, अगर आप उसमें डीजल डालेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसको छोटी सी एक बात से मैं समझाना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए कि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको पूरे 2 दिन तक भूखा रखा जाए, उसके बाद अगर आपको खोला जाए तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? बाहर एक टेबल लगा हुआ है, उस टेबल के ऊपर फ्रूट्स पड़े हैं, वेजिटेबल्स पड़े हैं, चावल कच्चे पड़े हैं, अनाज कच्चा पड़ा है और नॉनवेज कच्चा पड़ा है, सब कुछ कच्चा पड़ा है। आप क्या खाना चाहेंगे? नेचुरली आप फ्रूट्स खाना चाहेंगे। आपको फिर से कमरे में बंद कर दिया जाता है और 24 घंटे के बाद खोला जाता है। अब आप क्या खाना चाहेंगे? आप वेजिटेबल्स खाना चाहेंगे, कच्ची दाल, कच्चे चावल, कच्ची रोटी, कच्चा मीट आपसे नहीं खाया जाएगा। आपको फिर से कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब आप क्या खाना चाहेंगे? अगर आपको खोला जाए तो आप कच्चे चावल खा लेंगे, कच्ची दाल खा लेंगे, पर नॉनवेज नहीं खाएंगे। एंड यू से कि आपको नॉनवेज बहुत पसंद है। इनफैक्ट आपको नॉनवेज पसंद नहीं है। वी आर नॉट मेड, वी आर नॉट डिजाइन टू ईट नॉनवेज। एक्चुअली हमें सिर्फ मसालों के फ्लेवर्स पसंद है। अगर मसालों के इतने ही फ्लेवर्स पसंद हैं तो उसे वेजिटेरियन डिशेस में डालकर खाइए, बहुत हेल्दी रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि इस ब्लॉकेज को खोलना कैसे है। मैं 55 इयर्स की हूँ, आप लोग 40, 50, 60, 30, 25 सब इस एज के होंगे। मेरा घर 50 साल पुराना है। मैं जब बर्तन साफ करती हूँ तो पानी सीवेज में से बहुत आराम से जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फिर भी जब मैं नाली साफ करवाती हूँ तो उसके अंदर बहुत ब्लॉकेज नजर आती है, बहुत जबरदस्त ब्लॉकेज। डेली पानी जा रहा है, डेली पानी फेंका जा रहा है, फिर भी ब्लॉकेज है। आपका पेट रोज क्लियर हो रहा है, फिर भी ब्लॉकेज है, अंदर बहुत ब्लॉकेज है। इसको दूर करने के लिए अब हम पॉइंट्स बता रहे हैं आपको। पहला पॉइंट इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था, क्लियर है, समझा दिया था वो। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एनीमा। कॉन्स्टिपेशन है सिर्फ तब आपको एनीमा की जरूरत नहीं है। आपको एनीमा लेना सिमी जी है उस डिपॉजिट को हटाने के। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, पर जब नाली साफ करने वाला आता है तो हाँ जी, हाँ आपका वीडियो नहीं आ रहा है स्क्रीन पर। I don't, just a minute, let me check. I don't know किधर से, हाँ ये लो आया। ओके नहीं आपको आया नजर? मेरे को तो आ रहा है। हमें तो आ रहा है, हमें भी सबको क्लियर है, आ रहा आपके नेट हमारे में लिए इशू होगा। आई थिंक उनके सिग्नल में प्रॉब्लम होगी। है। रिची जी आ रहा है नजर। हमें तो आ रहा है जी सब कुछ। ओके कमिंग। ओके या तो एनीमा, एनीमा आपको ट्वाइस अ वीक लेने की जरूरत है अपने सिस्टम को क्लियर करने के लिए। ट्वाइस अ वीक फॉर अ हेल्दी पर्सन। और अगर आपको कोई अच्छा बड़ा वाला हेल्थ इशू है तो आपको 3 हफ्ते तक हर रोज लेने की जरूरत है। आपका सिस्टम एक बार पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपको सप्ताह में एक बार भी सफिशिएंट होगा इसको लेना। थर्ड पॉइंट है ठंडी पट्टी। इसका तरीका मैं आपको बता रही हूँ। चादर के साइज का 2.5 मीटर लंबा व्हाइट कॉटन का कपड़ा लीजिए, व्हाइट हो या कोई भी कलर का हो, व्हाइट अच्छा रहता है। व्हाइट कपड़ा लीजिए, 10 इंच चौड़ी पट्टी आप काटेंगे। 10 इंच चौड़ी पट्टी काट कर सिल कर तैयार रख लीजिए एक, और 2 पट्टियां 2-2 इंच की तैयार कीजिए। इसको ठंडे पानी में डिप कर, चौड़ी पट्टी आपने बांधनी है अपने पेट पर। नेवल पॉइंट आपका सेंटर में आना चाहिए, नेवल पॉइंट सेंटर में आना चाहिए।
आपके ब्लड के अंदर जो गंदगी जम जाती है, आपके ब्लड के अंदर जो गंदगी जम जाती है, इस टेम्परेचर चेंज के साथ, इस टेम्परेचर चेंज के साथ, इस टेम्परेचर जर्क के साथ वो अपनी जगह छोड़ देती है, उखड़ जाती है। उसी तरह से जैसे कि डस्टबिन में अगर जमी हुई है गंदगी और आप उस पर पानी फेंकते हैं तो वो निकल जाता है। इस पट्टी को 30 से 40 मिनट तक आपको रखना है और ऐसा नहीं है कि इसको लगाने के बाद आपको बैठ जाना है। आप इसको लगाएं और कपड़े पहनकर आप घर के बाकी काम करते रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पट्टी आपको पेट पे बांधनी है, एक गले पे और एक माथे पे। ये ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। पेट से ही सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं और अगर आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। और अगर माइग्रेन है तो इट इज मैजिक, ये मैजिकल का सिर दर्द जल्दी ठीक कर देती है। और अगर डाइजेशन, एसिडिटी और अल्सर ये तीनों आपस में लिंक है, इसमें से कोई भी इशू है तो ये आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का बहुत अच्छा रास्ता है। इसके बाद है अगला, किसी ने चैट बॉक्स में क्वेश्चन किया है वेट पट्टी का, आप एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए कोल्ड कंप्रेस के बारे में। या ऐसा है कि वेट पट्टी है 2.5 मीटर लंबी और 10 इंच चौड़ी एक पट्टी और 2 पट्टियां होंगी 2-2 इंच चौड़ी। इनको आपने ठंडे पानी में डिप करना है। 10 इंच चौड़ी पट्टी जो है उसको आपने पेट पे बांधना है इस तरह से कि नेवल पॉइंट सेंटर में आ जाए और बाकी एक पट्टी आपने गले पे बांधनी है और एक आपने माथे पे बांधनी है। ये सभी डाइजेशन के इश्यूज के लिए, माइग्रेन के लिए, अल्सर के लिए, गैस्ट्राइटिस के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है जो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। सिमी जी, जैसे हम जानते हैं कि कितना जरूरी है समय पर उठना, समय पर सोना, सात्विक आहार लेना, तो आप क्या कहेंगे कि किसी एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को क्या अपना रोज का रूटीन? जस्ट अ मिनट, मैं अभी एक टॉपिक थोड़ा रह गया है, इसके बाद क्वेश्चन लेती हूँ प्लीज। ओके ओके अगला इसके, हाँ, ये टॉक्सिन्स के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक है सन बाथिंग, सूर्य को देखना, सूर्य को सन बाथ करना। हमारा गायत्री मंत्र सबको पता होगा, उसमें एक लाइन आती है कि तस्य म वही दयो यो नाम प्रचोदयात्, जिसमें यही बताया गया है कि सूर्य हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने के अंदर मिलावट हो सकती है, पानी में मिलावट हो सकती है, बट सूर्य एक ऐसी एनर्जी है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, इट इज प्योर। सूर्य नमस्कार, सूर्य जल, सूर्य को जल चढ़ाना, ये सब हमारे पूर्वज करते चले आए हैं और हमें भी करना चाहिए। सुबह जब सूर्य निकलता है तब से 1 घंटे तक और जब वो डूबता है उससे 1 घंटा पहले ये बेस्ट टाइम होता है सन बाथिंग का। आपको दिन में तेज धूप में कभी भी सन बाथिंग की जरूरत नहीं है। आपको पिगमेंटेशन, स्किन इश्यूज कभी भी मॉर्निंग और इवनिंग के सन से नहीं होंगे। हाँ, अगर आपने अपने मुंह पर सनस्क्रीन लगाई है तो तब स्किन कैंसर का चांस हो सकता है, लेकिन सन जो है आपको कभी भी स्किन कैंसर नहीं देगा। मॉर्निंग और इवनिंग के सन की बात कर रही हूँ मैं, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म। सुबह अगर 5 बजे सूर्य उगता है तो 5 से 6 बजे तक, और शाम को अगर वो 6 बजे डूबता है तो 5 से 6 बजे तक इज द बेस्ट टाइम। जितने बजे भी डूबता है उसके हिसाब से आपको करना है। 1 घंटा डूबने से पहले और 1 घंटा उगने के बाद आप वहां पर कुछ भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। आपको 15 मिनट सामने के शरीर पे लेना है धूप और 15 मिनट पीछे लेना है। किसी पर्टिकुलर पोर्शन में दर्द है तो वहां आपको ज्यादा सनलाइट लेने की जरूरत है। आप देखेंगे कि आपकी स्किन की हेल्थ इंप्रूव होगी, बोन्स की हेल्थ इंप्रूव होगी, स्किन के पोर्स खुलेंगे,
आप वहां पर बैठकर किताब पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सन बाथिंग का एक और पॉइंट बहुत ही अच्छा है, वो है सन गेजिंग, सूर्य को देखना। इसको कहा जाता है त्राटक क्रिया। त्राटक क्रिया, सूर्य को देखना, यानी कि आपको एक तो सूर्य का शुक्रिया, ग्रेटिट्यूड पैदा करना है मन के अंदर, अपना ग्रेटिट्यूड शो करना है, सूर्य को धन्यवाद देना है कि वो आपको एनर्जी दे रहा है। आप जो भी खा रहे हैं वो सूर्य की एनर्जी का ही एक रूप है जो आपको मिल रहा है, उसके लिए आपको उसको धन्यवाद देना है। सूर्य के साथ एक रिश्ता बनाने की कोशिश करनी है, एक रिलेशन डेवलप करना है। सन गेजिंग के अंदर आपको 5 से 10 मिनट सूर्य की तरफ देखना है। ये उगता हुआ सूरज पहले 1 घंटे में, या डूबता हुआ सूरज आखिरी 1 घंटे में, उसके अलावा बिल्कुल नहीं। आपने चश्मा ना पहना हो, अच्छा होगा कि आप नंगे पैर हों अगर पॉसिबल हो। गर्मी ज़्यादा है, ज़मीन गर्म है, तो आप चप्पल पहनिए। आपके कॉन्टैक्ट लेंस बिल्कुल ना लगे हों। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एसिडिटी, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, इन सब को इम्प्रूव करेगा ये। एडिक्शन दूर करता है, आपकी आदतें दूर करता है। सन ऐसी एनर्जी देता है कि धीरे धीरे आपकी भूख कम होने लगेगी, आपकी डाइट कम हो जाएगी, आप पतले होने लगेंगे, बिकॉज आपके खाने की पूर्ति आपके सूर्य से ही हो जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि मैंने ये जो कुछ भी बताया, यहाँ शायद सीतू सान भी हो, वो कहेंगे कि मैं तो अंडरवेट हूँ, तो अब मैं अगर टॉक्सिन्स भी निकाल दूंगी तो वेट कहाँ बचेगा मेरे अंदर। तो एक्चुअली बॉडी बैलेंस करती है, बैलेंसिंग बॉडी को आती है, प्राण शक्ति बैलेंसिंग जानती है। जो कमजोर हैं, जो ठीक नहीं हो पा रहे, वो इससे वेट गेन करेंगे। बॉडी बैलेंस करने की प्रक्रिया है ये, सिर्फ वेट लॉस या वेट गेन की, सिर्फ बीमारी को लाने या ना लाने की नहीं, एक पर्टिकुलर बीमारी दूर करने की नहीं, ट्रीटमेंट है। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ हाँ जी रुचि जी। तो रुचि, या सिमी जी, उस टाइम मैं पूछ रही थी कि ये मैं और आगे बात करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, हमें रेगुलर रूटीन में क्या करना चाहिए? पता है